हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्यार की भावना। चलिए देखते हैं कि हमारे इंडिया के लोगों में नेशनलिज्म की भावना कैसे आई। चलिए शुरू करते हैं। 1940 में दो मेन पावर्स के बीच में लड़ाई हो रही थी। एक साइड थे ब्रिटेन, जापान, अमेरिका एंड रशिया, और जो दूसरी तरफ थे वो थे जर्मनी, ओटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन। तो ये दोनों ही पावर आपस में लड़ाई लड़ रही थी और इस लड़ाई को द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1914 में हुआ था। देखो, हमारा इस वॉर से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली था। कैसे? क्योंकि उस टाइम पर 1914 में हमारे इंडिया पर ब्रिटेन का कंट्रोल था, यानी कि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, और जो ब्रिटेन था वो लड़ाई कर रहा था। तो इस लड़ाई का हमारे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। जो ब्रिटिशर्स थे वो लड़ाई लड़ रहे थे और इसके लिए उन्हें पैसों की आवश्यकता थी। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी और जो टैक्स था वो भी बढ़ा दिया, यानी कि अब ब्रिटिशर्स लोगों से ज़्यादा टैक्स लेने लग गए, और टैक्स बढ़ाने के कारण महंगाई बढ़ जाती है और हर वस्तु की कीमत डबल हो जाती है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमारे इंडिया के लोगों को ज़बरदस्ती ब्रिटिश आर्मी में भर्ती कर रही थी, जिसके कारण लोग बहुत परेशान थे। समय पर जो लोगों की फसल थी वो भी खराब हो जाती है, जिसके कारण देश में खाने की कमी हो जाती है, जिसके कारण देश में भुखमरी फैल जाती है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। और साथ में देश में एक महामारी फैल जाती है जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। चलिए अब देखते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी की एंट्री होती है, जो उस समय पर साउथ अफ्रीका में थे, और 1915 में वो इंडिया वापस लौटे थे। और ये एक सत्याग्रह का आइडिया लेकर आते हैं। ये आइडिया था नॉन वायलेंस का, यानी कि अहिंसा का। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें जो भी लड़ाई लड़नी है वह हमें सत्य की राह पर और शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी हथियार के लड़नी है, यानी कि ये इस सत्याग्रह में किसी भी हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे। और गांधी जी ने इंडिया में आने से पहले साउथ अफ्रीका में 1906 में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया था, जो कि था रेसिज्म सिस्टम के खिलाफ। ये उस आंदोलन में सफल रहे, जिसके कारण साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी को बहुत सम्मान मिला। और जब ये इंडिया आते हैं तो इंडिया आकर 3 आंदोलन करते हैं। इनका जो फर्स्ट सत्याग्रह था हमारे इंडिया में वो था बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया। क्यों किया? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वहाँ के किसानों को ज़बरदस्ती इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए कह रहे थे, यानी कि नील की खेती करने के लिए कह रहे थे, और इस खेती में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण किसानों की फसलें बंजर हो जाती थी। जब इनकी फसलों को खरीदते थे तो इन्हें काफ़ी कम पैसे देते थे, जिससे कि लोग बहुत परेशान थे, यानी कि एक तो पैसे कम दो और ऊपर से इनकी ज़मीन भी खराब हो जाए। और वहाँ के किसान ब्रिटिशर्स से बहुत परेशान थे। और महात्मा गांधी ने क्या किया? सारे पीजेंट्स को इंस्पायर किया और इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस आंदोलन में महात्मा गांधी सफल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं गांधी जी के दूसरे सत्याग्रह के बारे में, जो कि है खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी ने यह सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में 1917 में किया था। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ के जो किसान थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ के जो किसान थे उनकी फसलें खराब हो चुकी थी और एक प्लेग नाम की बीमारी भी फैल गई थी। यह बीमारी चूहों के कारण फैलती है, जिसकी वजह से जो किसान थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे पा रहे थे। इन किसानों को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी अपना दूसरा सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। गांधी जी का यह सत्याग्रह भी सफल होता है और किसानों के टैक्स को माफ कर दिया जाता है। इसके बाद गांधी जी गुजरात के अहमदाबाद जिले में जाते हैं और वहां पर 1918 में अपना तीसरा सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। यहाँ पर जो कॉटन मिल के वर्कर्स थे उनको बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे, यानी कि उनको बहुत ही कम सैलरी मिलती थी, और जो महंगाई थी वो बढ़ती जा रही थी। इसलिए जो वर्कर्स थे वो अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब गांधी जी सोचते हैं कि चलो सत्याग्रह करते हैं, और उन्होंने अपना तीसरा सत्याग्रह इन वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया। गांधी जी इस सत्याग्रह में इनकी सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं। गांधी जी का यह सत्याग्रह भी सफल होता है और जो वर्कर्स थे उनकी सैलरी भी बढ़ा दी जाती है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि गांधी जी ने कहां कहां पर सत्याग्रह किया। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में किया था। क्यों किया था? जो इंडिगो फार्मर्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए। गांधी जी ने अपना दूसरा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किया था 1917 में, और जो तीसरा सत्याग्रह था वो गुजरात के अहमदाबाद में किया था, जो कॉटन मिल के वर्कर्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए 1918 में। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब देश में अलग अलग जगह पर जो सत्याग्रह हो रहे थे, जो आंदोलन हो रहे थे, उन सबको देखकर जो ब्रिटिशर्स थे वो गुस्सा हो जाते हैं
और एक एक्ट लेकर आते हैं जिसका नाम था रोल्ट एक्ट 1919। उन्होंने रोल्ट एक्ट 1919 में लागू किया। इस कानून के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है और इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज करता पाया गया तो उसको सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था बिना किसी ट्रायल के। इसका मतलब है कि उसको अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनको जिस भी व्यक्ति पर शक होता था उसको सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल देते थे। अब इसके खिलाफ गांधी जी एक सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। यह सत्याग्रह फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह था। इसका क्या मतलब है, अभी तक गांधी जी ने जितने भी सत्याग्रह किए थे वो अलग अलग रीजन्स पर किए थे, अलग अलग जगह पर किए थे, लेकिन ये जो सत्याग्रह था ये पूरे देश के लिए था, पूरी कंट्री के लिए था। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो रोल्ट एक्ट लागू कर देती है। रोल्ट एक्ट क्या था, यह 1919 में लागू किया गया। एक्ट के अकॉर्डिंग अगर उन्हें किसी भी व्यक्ति पर शक होता है तो उसको वो सीधा जेल में डाल देते थे पूरे 2 साल के लिए। तो गांधी जी रोल्ट एक्ट के विरोध में अपना एक सत्याग्रह लॉन्च करते हैं जिसको रोल्ट सत्याग्रह बोला गया। इसकी शुरुआत 6 अप्रैल से होती है। इस दिन पूरे देश में हड़ताल होती है। इस हड़ताल के कारण रेलवे, वर्कशॉप और सभी दुकानों को बंद कर दिया जाता है। जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं और देश की अलग अलग जगहों पर रैलीज की जाती है। ये सब देखकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो गुस्सा हो जाती है और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर देती है और गांधी जी को दिल्ली जाने से रोक दिया जाता है। फिर क्या होता है, 10 अप्रैल को जो ब्रिटिश पुलिस थी वो अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला देते हैं, जिसके कारण लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो बैंकों पर, पोस्ट ऑफिस पर और रेलवे स्टेशन पर हमला कर देते हैं। इन हमलों को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट मार्शल लॉ लागू कर देती है। मार्शल लॉ का क्या मतलब है, यानी कि अब सारी पावर मिलिट्री के पास चली जाती है। उस समय मिलिट्री की जो कमांड थी वो जनरल डायर के पास थी। अब होता क्या है, 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं और उनमें से कुछ लोग रोल्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे। जब ये बात जनरल डायर को पता चलती है तो वह अपने मिलिट्री के साथ आता है और बाग के सारे दरवाजों को बंद करवा देता है और फिर इन लोगों पर गोलियां चलवा देता है, जिसके कारण बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाती है। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर में। जैसे ही यह खबर पूरे देश में फैलती है लोग सड़कों पर उतर आते हैं, स्ट्राइक्स करने लग जाते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इन लोगों को दबाना शुरू कर देती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लोगों से नाक रगड़वाई, उनको गलियों में रेंगने पर मजबूर किया और उनको ब्रिटिश ऑफिसर्स को सल्यूट करने के लिए बोला गया और बहुत सारे गाँवों में बम गिराए गए। अब देखो, गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि वायलेंस हो, कोई भी हिंसा हो। वो अपनी लड़ाई बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लड़ना चाहते थे, लेकिन जब वो इस हिंसा को देखते हैं तो वो इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, यानी कि जो उन्होंने रोल्ट सत्याग्रह चलाया था ना उसको वापस ले लेते हैं। गांधी जी की एक बुक है हिंद स्वराज, जो कि 1919 में लिखी थी उन्होंने। उसमें उन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश थे वो हमारे इंडिया पर इसलिए राज कर पाए थे क्योंकि इंडियंस ने उनका सपोर्ट किया। अगर इंडिया के लोग उनको सपोर्ट करना बंद कर दे, उनका सहयोग करना बंद कर दे, तो हम 1 साल के अंदर इस ब्रिटिश राज से छुटकारा पा सकते हैं और हमारे देश के लोगों को स्वराज मिल जाएगा। यह उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखा था। चलिए अब नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब गांधी जी मुस्लिम लीडर्स के साथ मिलकर एक मूवमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, यानी कि असहयोग आंदोलन। यह उन्होंने 1920 में चलाया। इसके अकॉर्डिंग क्या था, गांधी जी कहते हैं कि सबसे पहले तो वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो टाइटल्स दे रखे हैं, यानी कि जो उपाधि दे रखी है, उन सबको वापस कर दिया जाए और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनको छोड़ना होगा, जैसे कि कोर्ट्स हो गए, आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, स्कूल हो गए और जो फॉरेन गुड्स थे उन सबको छोड़ना होगा। गांधी जी कहते हैं कि ना ही हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्विस इस्तेमाल करेंगे और ना ही उनके लिए काम करेंगे। और गांधी जी कहते हैं कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इस आंदोलन को दबाने का प्रयास करेगी तो हम उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि इसमें गांधी जी चाहते थे कि वो सभी ब्रिटिश सर्विसेज को छोड़ना होगा, लेकिन जो कांग्रेस थी वो नवंबर 1920 में होने वाले काउंसिल इलेक्शंस को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर वो जीत जाते हैं तो उनके पास कुछ पावर आ जाएगी और फिर वो ब्रिटिश की पॉलिसीज में चेंज कर सकेंगे। और जो दूसरा कारण था वो यह था कि कांग्रेस को लगता था कि इस मूवमेंट से वायलेंस होगा, यानी कि हिंसा होगी। इन्हीं कारणों की वजह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का एक सेशन होता है, उसमें इस मूवमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह मूवमेंट शहरों में कैसे फैलता है।
शहरों में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने सबसे ज्यादा इसमें भाग लिया इस आंदोलन में। इस मूवमेंट के कारण शहरों के सभी बच्चों और टीचर्स ने स्कूलों में जाना बंद कर दिया, स्कूल और कॉलेज में जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने क्या कहा था कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्विसेज को ना ही इस्तेमाल करना है और ना ही उनके लिए काम करना है, तो इसलिए उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस का बायकॉट कर दिया। और जो टीचर्स और हेडमास्टर थे उन्होंने रिजाइन भी दे दिया और लॉयर ने भी काम करना बंद कर दिया। काउंसिल इलेक्शंस को भी छोड़ दिया गया, उसका भी बायकॉट कर दिया गया। और जो फॉरेन गुड्स थे उनको भी छोड़ दिया जाता है, और जो फॉरेन क्लॉथ्स थे यानी कि जो दूसरे देशों से कपड़े आते हैं उनको जला दिया जाता है। जो फॉरेन क्लॉथ्स का इंपोर्ट था वो आधा हो जाता है, यानी कि जो दूसरे देशों से कपड़े आते हैं हमारे देश में वो आधे हो जाते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। और जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे वो भी फॉरेन गुड्स को खरीदना और बेचना बंद कर देते हैं, जिसके कारण इंडिया में स्वदेशी कपड़ों का बनना शुरू हो गया। अब जो इंडिया के लोग थे वो फॉरेन कपड़ों को छोड़कर खादी के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब क्या होता है, ये जो मूवमेंट था ये धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। क्यों? चलिए देखते हैं। क्योंकि जो खादी के कपड़े थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे, यानी कि बहुत ही महंगे थे, क्योंकि इनको हाथों से बनाया जाता था और जो गरीब लोग थे वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, यानी कि वो खादी के कपड़ों को खरीद नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने मजबूरी में जो फॉरेन क्लॉथ्स हैं उनको खरीदना पड़ा, क्योंकि जो फॉरेन क्लॉथ्स होते हैं ये बहुत ही सस्ते होते हैं और ये मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। इसका दूसरा कारण क्या था? क्योंकि इंडिया में कोई भी स्कूल और कॉलेजेस नहीं थे, जो भी थे सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, तो इसलिए स्टूडेंट्स और टीचर्स को मजबूरी में फिर से ज्वाइन करना पड़ा। और जो लॉयर्स थे इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और इनको फिर से ज्वाइन करना पड़ा। तो इन्हीं कारणों की वजह से शहरों में जो आंदोलन हुआ था वो कमजोर पड़ने लगा। चलिए अब देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में ये आंदोलन कैसे होता है। यहाँ पर दो मूवमेंट हो रहे थे, एक तो थे पीजेंट्स का और दूसरा था ट्राइबल पॉपुलेशन का। चलिए पहले पीजेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो अवध के पीजेंट्स थे वो वहां के लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार से बहुत ही परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो उनसे बहुत ज्यादा रेंट लेते थे और उनको बेगार के लिए फोर्स करते थे। बेगार का क्या मतलब है? वो पीजेंट से काम तो करवाते थे लेकिन उसके बदले में उनको कोई भी पैसे नहीं दिए जाते थे, वो बेगार बोलते हैं, यानी कि बिना पैसों के काम करवाना। अब जो पीजेंट्स थे उनकी भी कुछ डिमांड थी। क्या डिमांड थी? जो रेंट है उसको कम कर दिया जाए, यानी कि जो रिवेन्यू है उसको कम कर दिया जाए, और जो बेगार है उसको खत्म कर दिया जाए। और वो लैंडलॉर्ड्स जो उनको बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे कि उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। और इस सब में उनकी मदद बाबा रामचंद्र करते हैं। तो बाबा रामचंद्र और पीजेंट्स मिलकर लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ एक आंदोलन चलाते हैं जिसका नाम था नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद का क्या मतलब है? यानी कि उनकी जो बेसिक सर्विस है उनको बंद कर दिया गया। जो लैंडलॉर्ड्स को सर्विस दी जाती थी उसको बंद कर दिया गया, जैसे कि जो नाई है वो उनके बाल नहीं काटेगा, जो धोबी है वो उनके कपड़े नहीं धोएगा। अब बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलकर एक सभा बनाते हैं जिसका नाम है अवध किसान सभा। यह किसानों की मदद करने के लिए बनाई गई थी। ये सभा इतनी अच्छी थी कि एक महीने में इसकी 300 ब्रांच खुल गई। अब जो पीजेंट्स का आंदोलन चल रहा था इसने वॉयलेंस का रूप ले लिया, यानी कि हिंसा होने लगी। जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके घरों पर अटैक किया गया, बाजारों को लूट लिया गया, और जो लोकल लीडर्स थे वो अफवाह फैला रहे थे कि गांधी जी ने उनसे कहा है जो छोटे किसान हैं वो बड़े किसानों की जमीन छीन ले। तो पीजेंट्स के आंदोलन ने वॉयलेंस का रूप ले लिया था। चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा मूवमेंट कौन सा है, ट्राइबल पॉपुलेशन का। ये मूवमेंट आदिवासियों का था। यह मूवमेंट आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में होता है। उनके जो आदिवासी थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत ही परेशान थे, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने उनका जंगलों में जाना बंद कर दिया, यानी कि उनको फॉरेस्ट एरिया में जाने से रोक दिया गया, जिसकी वजह से वहां के लोग बहुत ही परेशान थे, जिसके कारण वहां के लोगों का रहन सहन बहुत ही प्रभावित हुआ, क्योंकि वो कई पीढ़ियों से जंगलों में रहना अपना अधिकार समझते थे और वो सोचते थे कि ब्रिटिश उनका अधिकार छीन रहे हैं, और ऊपर से उनको बेगार के लिए भी फोर्स किया गया। अब इनकी मदद अलूरी सीताराम राजू करते हैं। ये कहते हैं कि इनके पास कुछ स्पेशल पावर है भविष्यवाणी करने की, और गोली भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये गांधी जी से बहुत ही प्रभावित हुए और इन्होंने लोगों को खादी कपड़े पहनने के लिए कहा। लेकिन ये कहते थे कि अगर हमें देश को आजादी दिलानी है तो वो नॉन वॉयलेंस से नहीं दिलाई जा सकती। आजादी दिलाने के लिए हमें हथियार उठाने ही पड़ेंगे। तो 1920 में अलूरी सीताराम राजू और वहां के लोग मिलकर एक आंदोलन करते हैं जिसका नाम था गुरिल्ला मूवमेंट। इस आंदोलन में ये पुलिस स्टेशंस पर हमला करते हैं
और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन 1924 में अलूरी सीताराम राजू को ब्रिटिश के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसको मार दिया जाता है। तो ऐसे जो ट्राइबल पॉपुलेशन का आंदोलन था वो खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्वराज इन प्लांटेशन। यहाँ पर क्या था, बहुत सारे वर्कर्स असम के टी गार्डन्स में काम करते थे, लेकिन 1859 के एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत वर्कर्स बिना किसी परमिशन के काम नहीं छोड़ सकते थे। जब इन वर्कर्स को गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चलता है तो ये अपना काम छोड़कर भागने लगते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल जाता है। ब्रिटिश इनको पकड़ लेते हैं और इनकी खूब पिटाई करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1922 में एक इंसिडेंट होता है, चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा की जगह का नाम है जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ क्या होता है, बहुत सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जो लोकल पुलिस है वो इन पर लाठीचार्ज कर देती है, यानी कि उनकी पिटाई कर देती है। इस बात से लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस स्टेशन जाकर वहां पर आग लगा देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स की जान चली जाती है। जब गांधी जी को इस बात का पता चलता है तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, क्योंकि गांधी जी कोई भी वॉयलेंस नहीं चाहते थे, हिंसा नहीं चाहते थे, वो सब कुछ अहिंसा के राह पर चलकर करना चाहते थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होने के बाद महात्मा गांधी को एक बात समझ आ जाती है कि कोई भी मूवमेंट करने से पहले हमें लोगों को ट्रेन करना होगा। लोगों को ये पता होना चाहिए कि मूवमेंट करने का सही तरीका क्या है और मूवमेंट किस लिए कर रहे हैं, ताकि लोग पहले की तरह कोई भी वॉयलेंस क्रिएट ना करे, हिंसा ना करे। अब होता क्या है कि कांग्रेस के लीडर्स को ऐसा लगता है कि हमें कोई भी मूवमेंट करने की बजाय इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हम काउंसिल में रहकर ब्रिटिश की पॉलिसी का विरोध कर सकते हैं। इसके बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर एक पार्टी का निर्माण करते हैं जिसका नाम था स्वराज पार्टी। यह पार्टी 1 जनवरी 1923 को बनाई गई, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस पार्टी में हिस्सा नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें इंडिया को पूर्ण स्वराज दिलाना है, यानी कि अगर पूरी तरीके से आजादी दिलानी है, तो हमें कोई बड़ा मूवमेंट करना चाहिए, ना कि इलेक्शन लड़ना चाहिए। उस समय पर 2 फैक्टर्स चल रहे थे। जो पहला फैक्टर था वो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। यह 1929 में आता है। इसकी वजह से इंडिया पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। चलिए देखते हैं। जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो कम हो गए, यानी कि जो फसलों के दाम थे वो कम हो गए, और जो एग्रीकल्चर गुड्स की जो डिमांड थी वो भी कम हो जाती है, और जो हम एक्सपोर्ट करते थे इनका वो भी कम हो जाता है। और पीजेंट्स को अपनी फसलें बेचने में दिक्कत आ रही थी, यानी कि वो अपनी फसलों को नहीं बेच पा रहे थे और ना ही वो ब्रिटिश को रेवेन्यू दे पा रहे थे। जैसे क्या क्या होता है, जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो कम हो जाते हैं, उनके गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है और एक्सपोर्ट भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से किसान अपनी फसलें नहीं बेच पा रहे थे और ना ही वो उनको रेवेन्यू दे पा रहे थे। और जो दूसरा फैक्टर था वो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था, ब्रिटेन में एक गवर्नमेंट थी जिसका नाम था टोरी गवर्नमेंट। वो एक कमीशन बनाती है, यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप बनाती है। इस कमीशन को सर जॉन साइमन लीड कर रहे थे, जिसकी वजह से इसको साइमन कमीशन बोला जाता है। यह 1927 में बनाया गया था। यह कमीशन क्यों बनाया गया था? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू करने के लिए और उसमें कुछ सुधार करने के लिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी जो इंडियंस को सही नहीं लग रही थी, क्योंकि इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे और सारे के सारे ब्रिटिश थे, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। इंडियंस को यह बात सही नहीं लग रही थी, क्योंकि यह कमीशन इंडिया के लिए बनाया गया था, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाया गया था, और ऊपर से उसमें एक भी मेंबर इंडिया का नहीं है। यह कमीशन 1928 में भारत आता है और बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, और इसका विरोध करते हुए वो नारे लगाते हैं कि साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ। इस कमीशन का बहुत विरोध किया जाता है। यह सब देखकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, वो इंडियंस को 2 ऑफर देते हैं। जो पहला ऑफर था वो है डोमिनियन स्टेटस का। वो कहते हैं कि आप डोमिनियन स्टेटस ले लो, यानी कि आप ही इंडिया पर रूल करो, लेकिन जो इंडिया है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में ही रहेगा, यानी कि ब्रिटिश के अंडर रहेगा। और जो दूसरा ऑफर था उसमें कहते हैं कि हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस थी वो दोनों ही ऑफर से खुश नहीं थी, इसलिए जो रेडिकल्स थे, रेडिकल्स यानी जो गर्म स्वभाव के थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसका विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण आजादी चाहिए। और दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का एक सेशन होता है
जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू एक रिजोल्यूशन पास करते हैं पूर्ण स्वराज का, और वो ऐलान करते हैं कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया और बहुत ही कम लोगों ने इसका पालन किया। सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सिविल अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं। ये सब देखकर गांधी जी को लगा कि हमें लोगों को एकजुट करने की आवश्यकता है। अगर लोग एकजुट हो जाएं तो हम कोई भी बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। तो गांधी जी ने लोगों को एकजुट करने के लिए नमक का सहारा लिया। गांधी जी को लगा कि नमक ही एक पावरफुल सिंबल बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गांधी जी ने नमक को ही पावरफुल सिंबल क्यों कहा? क्योंकि नमक को सभी इस्तेमाल करते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो नमक पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाती थी और नमक का प्रोडक्शन भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था, यानी कि इंडियंस नमक का प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। इसलिए लोगों को इस समस्या से राहत दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने नमक को चुना। अब गांधी जी 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर में ये अपनी 11 डिमांड्स रखते हैं जो कि सोसाइटी की अलग अलग समस्याओं पर थी, और उनमें से कुछ जो नमक कानून था उस पर भी थी। और गांधी जी कहते हैं अगर हमारी मांग को 11 मार्च तक नहीं माना गया तो हम एक मूवमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन जो वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन थे वो गांधी जी की डिमांड्स को नजरअंदाज कर देते हैं। गांधी जी की डिमांड पूरी नहीं होती है तो गांधी जी साल्ट मार्च यानी कि दांडी मार्च शुरू करते हैं। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू होती है। इसमें गांधी जी अपने 78 सत्याग्रहियों के साथ चलना शुरू करते हैं। ये लोग साबरमती आश्रम से चलते हैं। देखो ये है साबरमती आश्रम, यानी कि ये लोग यहाँ से चलना शुरू करते हैं और इनको पहुंचना कहाँ है? दांडी। इनको दांडी पर पहुंचना था इसलिए इसका नाम दांडी मार्च रखा गया। साबरमती आश्रम से दांडी तक की जो दूरी थी वो थी 240 मील, यानी कि ये लोग प्रतिदिन 10 मील चलते थे। इस यात्रा को पूरा होने में 24 दिन लगे। गांधी जी 6 अप्रैल को दांडी पहुंच जाते हैं और वहां पर नमक बनाकर सोल्ट लॉ को तोड़ते हैं, यानी कि जो नमक का कानून था उसको तोड़ देते, और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। चलिए अब देखते हैं कि जो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसमें क्या डिफरेंस है। देखो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें बस इतना था कि हम ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, यानी कि उनका साथ नहीं देंगे, बस इतना ही था। लेकिन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसमें क्या क्या है कि हम ब्रिटिश का साथ नहीं देंगे और उनके जो कानून हैं उनको तोड़ देंगे। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी। उनको देखकर देश की अलग अलग जगह पर लोग नमक कानून को तोड़ने लगे और फॉरेन क्लोथ्स का बहिष्कार कर दिया गया। जो लिकर शॉप्स है यानी कि जो शराब की दुकानें हैं उन पर भी धरना दिया गया, और जो पीजेंट्स थे वो रिवेन्यू देने से मना कर देते हैं। और देखो ये हम पढ़ चुके हैं कि आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में ब्रिटिश ने क्या कर दिया था, आदिवासी लोगों को फॉरेस्ट में जाने से रोक दिया था। तो जो ट्राइबल लोग थे वो क्या करने लगे, फॉरेस्ट लॉ को तोड़ने लगे, यानी कि जंगलों में घुसना शुरू कर दिया और वहां से लकड़ियां लाने लगे और अपने पशुओं को चराने लगे। अब इतना सब कुछ होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट शांत तो बैठेगी नहीं। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण बहुत ज्यादा वॉयलेंस क्रिएट होता है। ब्रिटिश लोगों ने लोगों को पीटना शुरू कर दिया और 1930 में अब्दुल जफर खान को अरेस्ट किया गया। ये पेशावर में अपना आंदोलन कर रहे थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके कारण लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हिंसा करने लगते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के लगभग 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया था। जब गांधी जी को ये बात पता चलती है तो उनको बहुत ही बुरा लगता है और वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं और एक समझौता होता है गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच, जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोला गया। यह पैक्ट 5 मार्च 1931 को होता है। इसमें लॉर्ड इरविन गांधी जी से कहते हैं कि उनको जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें शामिल होना होगा। देखो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था साइमन कमीशन आने के बाद लॉर्ड इरविन हमारे इंडियंस को 2 ऑफर देते हैं। एक तो क्या था, डोमिनियन स्टेटस का, और दूसरा क्या था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठकर इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कस करेंगे। तो इंडियंस साफ मना कर देते हैं। तो इस पैक्ट में लॉर्ड इरविन क्या कहते हैं कि गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना होगा।
गांधी जी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उनकी एक शर्त थी कि उन्होंने जिन जिन लोगों को अरेस्ट किया है उनको छोड़ दिया जाए। तो अब गांधी जी लंदन चले जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, लेकिन वहां पर उनकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती। और जब गांधी जी लौट कर आते हैं तो वो बहुत उदास होते हैं। वो आकर देखते हैं कि गफर खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी तक जेल में हैं और इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को इलीगल घोषित कर दिया। अब गांधी जी को लगता है कि इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, तो ये कहते हैं कि हम फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। और गांधी जी लॉन्च भी करते हैं, लेकिन 1934 तक यह आंदोलन बहुत ही कमजोर हो चुका था, इसका कोई फायदा नहीं था। हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट में हम देखेंगे कि जो अलग अलग ग्रुप्स थे उन्होंने इस मूवमेंट में कैसे कैसे पार्ट लिया। चलिए सबसे पहले देखते हैं रिच पीजेंट्स का। जो ये रिच पीजेंट्स थे वो कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, लेकिन जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है वो रिच पीजेंट्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कैसे? क्योंकि जो फसलों के दाम थे वो बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो इनकम थी वो बहुत कम हो जाती है और जिसके कारण ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी नहीं दे पा रहे थे। तो जब गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं तो रिच पीजेंट्स उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने रेवेन्यू को कम करवाना चाहते थे। जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में वापस ले लिया तब ये बहुत उदास हुए और फिर गांधी जी ने 1932 में जब ये मूवमेंट फिर से शुरू किया तो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अब हम पुअर पीजेंट्स के बारे में देखते हैं। जो पुअर पीजेंट्स थे उनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, तो वो लैंडलॉर्ड्स की जमीन पर खेती करते थे और इसके बदले में उनको रेंट देते थे। तो इन पीजेंट्स के लिए रेवेन्यू देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और जब ये मूवमेंट शुरू होता है तो पीजेंट्स ये डिमांड करते हैं कि लैंडलॉर्ड्स उनके बकाया रेंट को माफ कर दें। लेकिन जो कांग्रेस थी वो इनको सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि कांग्रेस सोच रही थी अगर वो इन पीजेंट्स को सपोर्ट करेंगे तो कहीं जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो उनसे नाराज ना हो जाएं, वो अपना सपोर्ट वापस ना ले लें, जिसके कारण कांग्रेस ने इनका साथ नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस क्लास। जो बिजनेस क्लास थी उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मर्चेंट्स और बिजनेसमैन आते थे। इनकी दो समस्याएं थी, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बना दी थी, यानी कि ऐसे कानून लागू कर दिए थे जिसके कारण जो बिजनेसमैन थे वो खुलकर बिजनेस नहीं कर पाते थे, उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। और इनका जो दूसरा कारण था वो था इंडिया में फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट होने लगा, जिसकी वजह से इनको काफी लॉस हुआ, क्योंकि जो फॉरेन गुड्स थे वो बहुत ही सस्ते होते थे, सभी लोग फॉरेन गुड्स को ही खरीद रहे थे। इसलिए जो बिजनेस क्लास थी वो चाहती थी कि इंडिया में जो इंपोर्ट है फॉरेन गुड्स का वो बंद हो जाए। इसके लिए वो दो फेडरेशन बनाती हैं। जो पहली है वो है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 में बनाया इन्होंने ये, और जो दूसरा था वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि फिक्की, FICCI, ये उन्होंने 1927 में बनाया। और उस समय पर जो बिजनेस क्लास को लीड कर रहे थे वो थे पुरुषोत्तम दास और GD बिरला। और जब गांधी जी मूवमेंट शुरू करते हैं तो वो बाहर से जो सामान आता है उसको खरीदना और बेचना बंद कर देते हैं और इस मूवमेंट को वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। अगला ग्रुप देखते हैं। अगला है इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। ये जो वर्किंग क्लास थी इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ नागपुर को छोड़कर। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन्होंने गांधीयन प्रोग्राम को अपनाया। जैसे कि गांधी जी ने क्या कहा था, फॉरेन गुड का बाइकआउट कर दिया जाए। गांधी जी ने जो भी प्रोग्राम चलाए थे उनको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। और उनका जो मूवमेंट था वो था उनकी कम वेजेस के लिए, यानी कि उनको बहुत ही कम पैसे मिलते थे और उनकी काम करने की खराब हालत के लिए। लेकिन जो कांग्रेस थी वो इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि जो बड़े बड़े मर्चेंट्स हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उनसे सपोर्ट वापस ले लें, इसलिए उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स, यानी कि वुमेन्स ने कैसे कैसे पार्ट लिया इस मूवमेंट में। इस मूवमेंट में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। जब गांधी जी दांडी मार्च कर रहे थे, समय पर हजारों महिलाएं गांधी जी को सुनने के लिए अपने घरों से बाहर आ जाती थी। और गांधी जी ने जो नमक बनाने की प्रक्रिया की थी दांडी पहुंचकर, उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चलिए अब हम देखते हैं लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि इस मूवमेंट में से क्या कमी रह गई थी कि ये सफल नहीं हो पाया। ऐसा नहीं था कि सभी ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। दो ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। जो फर्स्ट ग्रुप था वो था दलित्स का और जो दूसरा था वो है मुस्लिम कम्युनिटी। पहले हम पढ़ेंगे दलित्स के बारे में। जो कांग्रेस थी वो दलित्स को सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो उन्हें इग्नोर कर रही थी। इसकी वजह से दलित्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को डर था कि अगर वो दलित्स को सपोर्ट करेगी तो कहीं जो हाई हिंदू क्लास है वो बुरा ना मान जाए, क्योंकि इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन था वो हाई हिंदू क्लास का था।
इसलिए उन्होंने दलित्स को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन गांधी जी ने दलित्स को सपोर्ट किया और उनको हरिजन कहा। हरिजन का मतलब है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की संतान। और गांधी जी कहते हैं कि अगर हमें समाज से इस छुआछूत की सोच को दूर नहीं किया तो हमें कभी स्वराज नहीं मिलेगा। अब जो दलित लीडर्स थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे और भीमराव अंबेडकर ने भी दलित्स का सपोर्ट किया, वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। 1930 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, यानी कि वो लोगों को जोड़ना चाहते थे, ना कि तोड़ना। वो सबको एक साथ रखना चाहते थे, इसलिए वो इस बात से खुश नहीं थे और गांधी जी अपनी बात मनवाने के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं, यानी कि हड़ताल पर बैठ जाते हैं। फिर आखिरकार लोग इनकी बात मान जाते हैं और फिर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है जिसका नाम था पूना पैक्ट। यह 1932 में हुआ। इसमें गांधी जी कहते हैं कि वो डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेंट्रल और प्रोविजनल काउंसिल में सीट रिजर्व करेंगे, यानी कि उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। जैसे कि आज भी जो बैकवर्ड क्लास है, एससी और एसटी, उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। तो ये था पूना पैक्ट। ये भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही थी। जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया उसमें तो हिंदू और मुस्लिम ने साथ में मिलकर पार्टिसिपेट किया था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपने धर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग एसोसिएशन बना लिए। जैसे कि हिंदुओं के लिए हिंदू महासभा हो गई और जो मुस्लिम्स थे उन्होंने मुस्लिम लीग बना लिया, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम में काफी दूरियां आ गई। और 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिलकर इन ब्रिटिशर्स से छुटकारा पाने के लिए एक अलायंस बनाते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के एक लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, लेकिन जो कांग्रेस थी वो इससे खुश नहीं थी, चाहती थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय ज्वाइंट इलेक्टोरेट रहे। मोहम्मद अली जिन्ना भी इस बात को मान लेते हैं, लेकिन वो अपनी दो शर्तें रखते हैं। जो पहली थी वो थी जो सेंट्रल असेंबली है उसमें मुस्लिम के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दी जाए, यानी कि अगर 3 की सीट है ना तो उसमें से 1 तो मुस्लिम होना ही चाहिए। और जो दूसरा है वो है बंगाल और पंजाब में जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उनकी सीट रिजर्व की जाए। जो कांग्रेस है वो इन दोनों ही मांगों को ठुकरा देती है। इसी वजह से गांधी जी ने जब ये मूवमेंट लॉन्च किया उसमें मुस्लिम कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये रीजंस थे जिसकी वजह से दलित और मुस्लिम कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंगनेस, यानी कि लोगों में सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे आया। फर्स्ट है वो है यूनाइटेड स्ट्रगल। उस समय पर सभी लोग ब्रिटिशर्स से अपनी आजादी चाहते थे, इसलिए सभी लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर इन लोगों से छुटकारा पाना चाहते थे, जिसके कारण लोगों में यूनिटी आ गई। जो नेक्स्ट है वो है कल्चर प्रोसेस। ने अपने अपने कल्चर्स के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। फोक स्टोरीज और जो रीजनल लैंग्वेज थी उनके साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है फिगर्स एंड इमेजेस। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कवर किया था। जो आर्टिस्ट थे वो अपने अपने नेशंस को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं थ्रू एलोगोरीज। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था जो जर्मनी है उसकी एलोगोरी है जर्मेनिया और जो फ्रांस है उसकी है मैरियन। तो इसी तरह से इंडिया को भी भारत माता से रिप्रेजेंट किया गया, यानी कि इंडिया की एलोगोरी है भारत माता। और 20th सेंचुरी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी और एक गीत भी लिखा वंदे मातरम। जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तब इस सॉन्ग का यूज किया गया, यानी कि वंदे मातरम के नारे लगाए गए। बाद में अबिंदर नाथ ने भी भारत माता की पेंटिंग बनाई। पॉइंट है फ्लैग, यानी कि फ्लैग से भी लोगों में यूनिटी आई। कैसे? क्योंकि जो फ्लैग है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। हमारे देश के लिए भी अलग अलग फ्लैग बनाए गए। जब बंगाल में मूवमेंट हुआ तब एक फ्लैग बनाया गया जिसमें 3 कलर थे, ग्रीन, येलो और रेड। और इसमें 8 लोटस भी थे, यानी कि 8 कमल के फूल भी थे जो 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और फिर बाद में 1921 में गांधी जी ने भी एक फ्लैग बनाया जिसमें 3 कलर थे, व्हाइट, ग्रीन और रेड। और इसके बीच में एक स्पिनिंग व्हील था जिसका मतलब था सेल्फ हेल्प, जो सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसके बाद आता है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जब लोगों को पता चला कि जब ब्रिटिशर्स ने हम पर कब्जा किया उससे पहले हमारे आर्ट, हमारा कल्चर काफी अलग था। जब ब्रिटिशर्स ने हम पर कंट्रोल किया है तो हम काफी पीछे चले गए हैं। जैसे लोगों में आजादी की भावना फैली, धीरे धीरे हमारा देश आजाद हो गया। ठीक है, हमारा सेकंड चैप्टर यही कंप्लीट होता है। और ये एक माइंड मैप है जिसकी वजह से आपको याद करने में आसानी होगी। देखो यहाँ पर सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह कैसे आया, रोल्ट एक्ट क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों किया गांधी जी ने, रिबेलियन इन कंट्री साइड क्या था, साइमन कमीशन कब आया, और ये वाला हमने आज ही कवर किया है। ठीक है,
साल्ट मार्च हो गया, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया है और इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।